हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनीष कुमार फ्रॉम जयपुर। तो सबसे पहले आप सबका वेलकम है अपने चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बाई मनीष सर में। और स्टूडेंट की डिमांड पर आपको जो है जो बीएससी फाइनल ईयर जो था और सेकेंड ईयर जो था उसके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो वीडियोस है वो प्रोवाइड कराए गए थे, लेकिन उन्हीं की डिमांड पर उन्होंने कहा कि सर हमें फिजिकल केमिस्ट्री जो है उसमें भी प्रॉब्लम होती है, तो आप क्यों ना फिजिकल केमिस्ट्री जो है उसके भी वीडियोस हमें प्रोवाइड कराए हैं। तो डिसीजन लिया गया कि आपको फिजिकल केमिस्ट्री जो है ना उसके भी टॉपिक्स है ना वो क्लियर कराए जाए, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी के हों। ठीक है, तो आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को कंप्लीट देखें और अगर वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए, और इसी तरीके से आप चाहते हैं कि और बाकी स्टूडेंट का भी भला हो जाए तो वहां तक इनको शेयर कीजिए। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग आज का जो टॉपिक है वो अपन स्टार्ट करते हैं। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं बीएससी सेकंड ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री में एक टॉपिक है हीट कैपेसिटी, उसको स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैंने आपको क्या कहा कि यहाँ पर जो है इसको अपन ये देखते हैं कि जो Q होता है ना, Q जहां पे भी अपन Q लिखेंगे उसका मतलब होगा हीट, और हीट में दो साइन हो सकते हैं आपके पास, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अगर पॉजिटिव साइन है तो अपन बोलेंगे हीट जो है वो क्या हो रही है, एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब का मतलब होता है अवशोषण, हिंदी मीडियम वाले अवशोषण समझ सकते हैं इसको। और अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो इसको अपन बोलेंगे रिलीज। रिलीज का मतलब हुआ उत्सर्जन हो रहा है, उत्सर्जन। ठीक है, तो वैसे हीट कैपेसिटी जो है उसको बोलते हैं ऊष्माधारिता। ऊष्माधारिता। सबसे पहले जो हीट है, हीट वो कैसे जनरेट हो सकती है, तो सिंपली आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखो किसी भी चीज में, जैसे पानी को अपन गर्म कर रहे हैं तो वो उसमें हीट कब बाहर निकल सकती है, जब उसको अपन टेम्परेचर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि उसके टेम्परेचर में चेंज करने पर उसकी हीट जो है वो क्या होती है, चेंज होती है। तो वी नो दैट जो Q है, Q वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, चेंज इन टेम्परेचर के। किसके, चेंज इन टेम्परेचर के। तो Q इक्वल टू, जब इसको हटाते हैं यहाँ से तो अपने पास एक कांस्टेंट आता है, और इस कांस्टेंट जो C है, जो C यहाँ पर आया, वेर C इक्वल टू जो है ना वो होता है हीट कैपेसिटी। क्या होता है, हीट कैपेसिटी। उसके बाद में C का फॉर्मूला अगर लिखें तो C इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q अपॉन डेल्टा T, और इसी को क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन T2 माइनस T1। क्या लिख सकते हैं, T2 माइनस T1, मतलब T फाइनल माइनस T इनिशियल। ठीक है, और यहां से अगर अपन इसकी हीट कैपेसिटी की यूनिट निकाले, यूनिट, तो Q जो है ना, Q उसको किसमें लेते हैं, जूल में, और टेम्परेचर को लेते हैं डिग्री सेल्सियस में या फिर केल्विन में। किसमें लेते हैं, डिग्री सेल्सियस में या फिर केल्विन में। तो इसकी जो यूनिट हो गई ना वो क्या हो गई, जूल और डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ठीक है, इसी को दूसरी फॉर्म में लिखते हैं तो ऐसे हो सकता था जूल केल्विन इनवर्स। क्या हो सकता है, जूल केल्विन इनवर्स। अब मैं बता रहा हूं आपको इसकी डेफिनेशन। तो देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको, जब भी अपन फिजिकल केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो उसमें डेफिनेशन बनाते हैं। डेफिनेशन तो कैसे बनाते हैं, देखो अगर यहाँ पर ये जो T है ना, T उसको अगर मैं क्या बोल दूं कि 1 डिग्री सेल्सियस है, तो टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज, उसको क्या मान दिया अपन ने, 1 डिग्री सेल्सियस। मतलब कंडीशन लगा दी अपन ने, इफ डेल्टा T इक्वल्स टू है 1 डिग्री सेल्सियस, मतलब टेम्परेचर में चेंज कितना हो रहा है, 1 डिग्री सेल्सियस, या टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर रहे हैं, तो C इक्वल टू क्या आ गया, Q। जो C है ना वो C इक्वल टू क्या आ गया, Q। तो बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन आ गई। देखो यहाँ से बहुत आसानी से आप डेफिनेशन इसकी लिख सकते हैं। ठीक है, तो द अमाउंट ऑफ हीट, और कौन सी हीट, एब्जॉर्ब, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है वो, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज, रेज का मतलब इंक्रीज, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर बाई 1 डिग्री सेल्सियस। रेज टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस, ऐसे लिख दो, चलो, टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस बाई 1 डिग्री सेल्सियस इज नोन एज हीट कैपेसिटी। अगर हिंदी मीडियम में बोलेंगे तो ऐसे बोल सकते हैं किसी भी निकाय या तंत्र के ताप है ना, ताप उसमें 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊर्जा या आवश्यक ऊष्मा को अपन क्या कहते हैं, ऊष्माधारिता कहते हैं। तो हीट कैपेसिटी जो है वो क्या होती है, मैंने आपको बता दिया है। इसका फॉर्मूला जो है मेरे पास क्या होगा, तो Q इक्वल टू C डेल्टा T था, और C इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा T हो जाएगा। इसकी यूनिट मैंने आपको बता दी है। अगर इसको, ये जो जूल है, जूल उसको कैलोरी में डिनोट किया जाए, कैलोरी में, किसमें, कैलोरी में, तो हमारे पास जो यूनिट है ना, यूनिट वो ऐसे भी हो सकती है, कैलोरी डिग्री सेल्सियस इनवर्स और कैलोरी केल्विन इनवर्स। कैलोरी केल्विन इनवर्स। अगर कैलोरी और जूल में रिलेशन देखें तो 1 जूल इक्वल टू होता है 4.18 कैलोरी, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि 4.2 भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये था अपने पास हीट कैपेसिटी को डिफाइन कैसे करेंगे, इससे डेफिनेशन आ सकती है इसकी। इसका डेराइव अपन ने कैसे किया, यूनिट बता दी है मैंने आपको। अब देखते हैं
कि जो हीट कैपेसिटी होती है उसकी और भी फॉर्म होती है। जैसे एक होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या होती है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जिसको आप ऐसे लिख सकते हो CS या फिर ओनली S, दोनों में से किसी भी तरीके से आप लिख सकते हो। अगर कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है CS, इसका मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, और ओनली S लिखा हुआ है तो भी क्या है, तो भी अपन क्या बोलेंगे यहाँ पर कि ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। अब देखो करना क्या है, ये जो फॉर्मूला है ना, बस एक ही फॉर्मूला याद रखो बस, तो आप तो केवल ये वाला फॉर्मूला, बाकी फॉर्मूले जो है वो ध्यान रखने की जरूरत ही नहीं है। और ये फॉर्मूला आया किससे था? इससे आया था। और ये भी क्यों था? क्योंकि मैंने आपको कहा था कि टेम्परेचर जब तक चेंज नहीं करोगे आप, तो हीट में न तो एब्जॉर्ब होगी हीट और ना ही रिलीज होगी। इसीलिए अपन ने कहा कि हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? चेंज इन टेम्परेचर के। तो यहाँ पर अपन ने क्या बोला? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब है किसी भी सब्सटेंस का अपन ने मास ले लिया 1 ग्राम या 1 किलोग्राम। क्या ले लिया अपन ने? 1 ग्राम या 1 किलोग्राम जो अपन ने क्या ले लिया? मास ले लिया। तो जो m है ना, m उसको आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, बस यहाँ पे मास से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, ठीक है। जो मास आपने लिया है उसको आप यहाँ पर ले आओ, ठीक है। तो C इक्वल टू क्या फॉर्मूला आ गया? C इक्वल टू Q अपॉन M डेल्टा T। दोबारा सुन लो, डेफिनेशन बताऊंगा मैं 20 की। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? वैसे ही बनाएंगे जैसे अभी अपन ने हीट कैपेसिटी की बनाई थी, ठीक है। तो क्या कर दिया अपन ने? इस मास से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। एक और चीज समझ लो इसी के साथ, एक और होती है मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी जिसको बोलते हैं Cm, जिसको डिनोट करेंगे किससे? Cm से, ठीक है। इसमें जो Q है, Q उसमें मोलर आ गया, इसका मतलब मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। और यहां से C जो है ना वो क्या हो जाएगा? Q अपॉन N डेल्टा T, ठीक है। अब देखो इसकी यूनिट देखेंगे, इसकी यूनिट, तो यूनिट देखो क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट तो क्या है? जूल। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? ग्राम। और इसकी डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अगर इसको लिखेंगे तो आ जाएगा जूल ग्राम इनवर्स और डिग्री सेल्सियस इनवर्स, या फिर ऐसे भी लिख सकते थे कैलोरी। अगर इसको ग्राम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो किलोग्राम हो जाएगा, और ऐसे केल्विन इनवर्स। यूनिट इसकी डिफरेंट यूनिट्स हो सकती है। आप जो है हीट को किस में ले रहे हैं? मास को किस यूनिट में ले रहे हैं, और टेम्परेचर को किस यूनिट में ले रहे हैं। जनरली टेम्परेचर को केल्विन में लेते हैं, यहाँ पर अपन डिग्री सेल्सियस में भी इसको डिनोट कर सकते थे। इसके लिए देखो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? ऊपर क्या आ जाएगा? जूल, नीचे n की वैल्यू हो जाएगी मोल और डिग्री सेल्सियस। तो क्या हो गया? जूल मोल इनवर्स और डिग्री सेल्सियस इनवर्स, या फिर जूल मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स, ठीक है। और जनरली ये जो है ना इस फॉर्म में लिखा मिलेगा, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, इस तरीके से मिलेगा। तो देखो अपने पास 3 टाइप्स ऑफ हीट कैपेसिटी हो गई। अब मैं डेफिनेशन बता रहा हूं इसकी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और इसकी डेफिनेशन में एक स्मॉल सा चेंज है बस। इन तीनों की डेफिनेशन आपको तुरंत याद हो जाएगी, तुरंत, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। केवल हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन मैंने जो बनाई थी वो आपको ध्यान रखनी है बस, ठीक है। फिर देखो ये जो है इसको अपन ने मान लिया 1 ग्राम या फिर 1 किलोग्राम। अपन इन दोनों में से किसी भी क्वांटिटी की फॉर्म में इसको ले सकते हैं। मैंने बताया आपको कि यूनिट जो है वो किस तरीके से भी चेंज हो सकती है यहाँ पर। तो 1 ग्राम, और इसको बोल दिया अपन ने 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस। तो जो मैंने इसकी डेफिनेशन बताई थी वो बताई थी द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस बाई 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसमें बस एक सिंगल टर्म जो है वो आप ऐड कर दो, इस सब्सटेंस का जो मास है ना वो कितना है? 1 ग्राम या 1 किलोग्राम है बस। तो देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन सुनो, लिख लेना आप इसको। डेफिनेशन हो गई द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम और 1 किलोग्राम ऑफ सब्सटेंस बाई 1 डिग्री सेल्सियस इज नोन एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिसको CS से डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो C है उसको आप CS लिख दो इस तरीके से, ठीक है। या फिर मैंने बता ही दिया आपको कि यहाँ पर अपने क्या लिख सकते हैं? S लिख सकते हैं, S। तो ऐसा अगर लिख देते इसको तो अपने पास जो फॉर्मूला था वो ये भी आ सकता था, S M डेल्टा T, ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि अपन ने इसको है ना CS लिख दिया यहाँ पर CS, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं? CM लिख सकते हैं। इसकी डेफिनेशन में अपन ने जो सब्सटेंस है उसका मास कितना बोल दिया? 1 ग्राम या 1 किलोग्राम। इसमें है ना, इसमें
इसमें जो है आप इसको क्या बोल दोगे 1 मोल। तो क्या हो गया ये, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस बाई 1 डिग्री सेल्सियस इज नोन एज मोलर हीट कैपेसिटी। तो ये अपने पास एक थ्योरेटिकल, मतलब इस तरीके से अपने पास इसमें थ्योरेटिकली जो क्वेश्चन बनते थे वो बता दिया मैंने। तीनों के जो फॉर्मूले यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। आपसे किसी का भी न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं। मान लो आपको टेम्परेचर में चेंज दे दिया, कुछ भी दे दिया, और आपसे बोल दिया कि हीट इसमें कितनी एब्जॉर्ब होगी या इसकी मोलर हीट कैपेसिटी है वो कितनी होगी। जैसे मैं एक न्यूमेरिकल बता देता हूँ, इस टाइप की न्यूमेरिकल आपके आने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, जैसे आपको एक सब्सटेंस है उसका मास दे दिया, मास जैसे एल्यूमिनियम है ना, एल्यूमिनियम उसके लिए दे दिया, मान लो एल्यूमिनियम के लिए आपको जो मास है वो दे दिया मान लो 54 ग्राम, और टेम्परेचर है ना वो उसके लिए बोल दिया कि 35 डिग्री सेल्सियस से 55 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया, और इसकी मोलर हीट कैपेसिटी दे दी, मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी दे दी मान लो आपको 24 जूल केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स, और आपसे ऐसा पूछ लिया कि कितनी हीट एब्जॉर्ब होगी, यहाँ पर कितनी हीट यहाँ पर एब्जॉर्ब होगी। तो देखो करना क्या होगा, आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो इसकी वैल्यू जो है ना वो कैसे निकाल देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 54 और इसका मोलर मास है वो कितना होता है 27। क्या आ जाएगा यहाँ पर 54/27, और सी मोलर हीट कैपेसिटी है, यहाँ पर आ जाएगा Cm, ये आ गई 24, और टेम्परेचर में चेंज कितने का हो गया 55 में से 35। देखो जब भी चेंज निकालते हैं तो यूनिट है ना, चाहे डिग्री सेल्सियस में दे रखी हो चाहे केल्विन में, चेंज हमेशा इक्वल आएगा। जैसे आप इसको केल्विन में चेंज करोगे तो 273 इसमें भी ऐड करना पड़ेगा और 273 इसमें भी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, आई बात समझ में। तो इस तरीके से अपन ने क्या देख लिया, आज जो हीट कैपेसिटी है उसको देखा है। अब इससे रिलेटेड जो है और चीजें अपन यहाँ पर देखते हैं, हीट कैपेसिटी से रिलेटेड ही और चीजें जो है वो कौन कौन सी हो सकती है। तो देखिए जब अपन थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं तो थर्मोडायनेमिक्स में दो ही फंक्शन या दो ही जो क्वांटिटीज हैं वो ही स्टेट फंक्शन नहीं होती। स्टेट फंक्शन मतलब ये दो क्वांटिटी जो होती है ना वो होती है पाथ फंक्शन। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं इसके लिए स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन क्या होता है। स्टेट फंक्शन का मतलब होता है जो स्टेट पे डिपेंड करते हैं, मतलब जैसे डेल्टा टेम्परेचर में अपने डेल्टा लगा दिया, डेल्टा टी लिख दिया, इसका मतलब ये स्टेट पे डिपेंड कर रहा है। T1 टेम्परेचर, T2 टेम्परेचर, ऐसे ही एंथैल्पी, एंट्रोपी, ऐसे बहुत सारी टर्म्स आएंगी, वो सब की सब किस पे डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है स्टेट पे, मतलब जो फाइनल और इनिशियल स्टेट पे डिपेंड करे वो स्टेट फंक्शन होते हैं, और जो डिपेंड नहीं करे उनको बोलते हैं पाथ फंक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो Q है ना, Q वो एक पाथ फंक्शन है, और पाथ फंक्शन होने की वजह से C इक्वल टू क्या था Q अपॉन डेल्टा टी। तो ये पाथ फंक्शन है, और तो ये भी क्या हो जाएगा यहाँ पर पाथ फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि इसको तो अपन ने 1 डिग्री सेल्सियस माना है, इसका कोई मतलब ही नहीं है अपने पास यहाँ पर, मतलब एक तरह से C इक्वल टू Q आया। ठीक है, तो जब भी अपन इसका हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला लिखते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं dQ अपॉन dt, मतलब आप ये जो Q है Q उसके आगे डेल्टा टर्म यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें बहुत सारा चेंज नहीं होता, स्मॉल चेंज होता है, स्मॉल चेंज, और जो स्मॉल चेंज है उसको भी आप प्रेशर और वॉल्यूम की टर्म में ही लेते हैं। मतलब जो यहाँ पर वर्क होगा या हीट होगी ना उसको अपन हमेशा किसकी फॉर्म में लेते हैं, प्रेशर, और जो वॉल्यूम है प्रेशर वॉल्यूम, मतलब W इक्वल टू होगा P डेल्टा V या V डेल्टा P, मतलब P और V की फॉर्म में अपन यहाँ पर लेते हैं। ये बात समझ में आ गई आपको कि हीट कैपेसिटी एक क्या होती है, पाथ फंक्शन होती है, स्टेट पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, इसमें से लिखा जाएगा C2 माइनस C1 ऐसे। ठीक, नेक्स्ट जो आता है वो आता है कि जो हीट कैपेसिटी होती है उसको स्मॉल चेंज की वजह से 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है, 2 कैटेगरी में इसको डिवाइड कर रखा है। एक तो होता है CP और एक होता है CV। एक तो होता है CP, मैंने अभी बताया आपको कि पाथ पे डिपेंड करता है, इसलिए प्रेशर और वॉल्यूम की टर्म में अपन इसको डिवाइड करके रखते हैं, 2 टर्म में अपन डिवाइड करके रखते हैं। CP, P है यहाँ पर प्रेशर, तो इसको अगर लैंग्वेज में बोलते हैं ना, लैंग्वेज में तो ऐसे बोलते हैं हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और इसके लिए बोलते तो आता हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और ये हो जाएगी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, अब ये हमारे पास पहला टॉपिक हो गया
हीट कैपेसिटी से रिलेटेड 3 टर्म्स हो गई, उनसे रिलेटेड जो अपने पास यूनिट्स थी वो बता दी मैंने आपको। और यहाँ पर जो हीट कैपेसिटीज है उसको 2 टर्म में अपन यहाँ पर लेंगे। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है जिसको अपन डेराइव करते हैं। यहाँ पर जो फॉर्मूला अपने पास होगा वो होगा Cp माइनस Cv इक्वल टू R। ये एक फॉर्मूला होता है, इसको डेराइव करेंगे अपन। इसको बोलते हैं मेयर्स फॉर्मूला। क्या बोलते हैं इसको? मेयर्स इक्वेशन या मेयर्स फॉर्मूला। इसके लिए आपको क्या ध्यान रखना होता है? 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी होती है। अगर आपसे कहा जाए कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो होता है ना वो होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसको अपन बोलते हैं एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। मतलब एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ट्रांसफॉर्म इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर सकते हो केवल आप। ये वाला फॉर्मूला होता है जिसके अंदर अपन जो फर्स्ट लॉ जो था उसके अकॉर्डिंग इसको देख सकते हैं अपन। डेल्टा ई ये हुआ चेंज इन इंटरनल एनर्जी या इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज। इस क्यू से पहले प्लस साइन है इसलिए कैसा हुआ? ये हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। और ये माइनस लगा हुआ इस पे तो ये वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ। अगर प्लस लगा होता तो वर्क डन ऑन द सिस्टम होता, वर्क डन ऑन द सिस्टम होता। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा ई और यहाँ पे आ जाएगा क्यू माइनस वर्क के लिए मैंने क्या बोला, यहाँ पे वर्क जो मेजर करेंगे वो पी और इसकी फॉर्म में लेंगे तो पी डेल्टा वी। क्या हो जाएगा? पी डेल्टा वी। उसके बाद में देखो अगर अपन इसको बोल रहे हैं कांस्टेंट, मतलब अगर प्रोसेस किस पे हो रही है? कांस्टेंट वॉल्यूम पर। किस पर हो रही है? कांस्टेंट वॉल्यूम पर। तो कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया? डेल्टा वी क्या हो गया? 0। और डेल्टा वी 0 हो गया तो ये पूरी वैल्यू कितनी हो गई? 0 हो गई। तो डेल्टा ई इक्वल टू क्यू वी। और क्यू वी जो है ना वो एक तरह से क्या हो जाएगा? क्यू वी क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी वी। क्या हो जाएगा? क्यू वी सी वी हो जाएगा, सी वी। ठीक है, क्या हो जाएगा? सी वी। अगर इसके अकॉर्डिंग अपन लेते हैं तो क्यू के अपोन में डेल्टा टी, तो इसके अपोन में डेल्टा टी आता तो इसके अपोन में डेल्टा टी आ जाएगा। तो एक तरह से क्या हो गया अपने पास? एक तरह से सीवी जो है ना सीवी वो क्या हो गया? डेल्टा स्मॉल चेंज की फॉर्म में लेंगे इसको, सॉरी, डीई अपॉन dt, डीई अपॉन dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये आ जाएगा सीवी। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको बता रहा हूं इधर रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी, रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी। तो देखो यहाँ पर मैंने सीवी जो है ना सीवी उसकी वैल्यू जो है अपन ने मेजर कर ली है यहाँ पर। तो सीवी जो होता है ना सीवी मतलब एक तरह से जो क्यूवी है, मतलब जो क्यूवी है अपने पास, या सिंपल जो स्मॉल क्यू से अपन लिख रहे थे, जैसे यहां पर मैं लिख देता हूं एक बार कि जो क्यू है क्यू इक्वल टू क्या आ गया? सी डेल्टा टी। क्यू इक्वल टू सी डेल्टा टी हो गए। ठीक है, अगर अपन से बोला जाए कि सीवी क्या होता है? सीवी, तो सीवी जो है ना सीवी वो अपने पास जो फॉर्मूला आएगा सीवी का वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, किसके इक्वल आ रहा है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी के। सीवी जो है ना सीवी वो किसके इक्वल आ रहा है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी के। तो सीवी इक्वल टू क्या आ गया? डेल्टा ई। और सीपी इक्वल टू होता है डेल्टा एच। इसको मैंने क्या बताया आपको? ये क्या होता है? ये होता है डेल्टा ई जो होता है वो होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी या इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। और डेल्टा एच जो होता है डेल्टा एच उसको बोलते हैं एंथैल्पी चेंज। किसको क्या बोलते हैं? एंथैल्पी चेंज। ठीक है, तो अगर आपसे से पूछा जाए कि यहां पर जो इक्वेशन है उसमें डेल्टा ई और डेल्टा एच है ना उसके फॉर्मूले को अपन किस तरीके से पुट कर सकते हैं, तो यहां पर एक चीज को समझ में आ गई आपको कि जैसे इसके अपोन में है ना अपन क्या लिखते हैं? जैसे डेल्टा टी है, क्यू अपॉन डेल्टा टी है, तो Q इक्वल टू सी डेल्टा टी। ठीक है, तो यहां पर जो अपने पास आया था वो आया था Q इक्वल टू सी डेल्टा टी। तो एक तरह से ये हो गया क्यू वी इक्वल टू सी वी डेल्टा टी। ये हो जाएगा सी वी डेल्टा टी। तो ये क्या हो जाएगा? सीपी डेल्टा टी और ये हो जाएगा क्यूपी। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा ये। अब एक इक्वेशन आपको ध्यान रखनी थी, वी नो दैट डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पीवी, ये होता है। और अगर पीवी को लिखना चाहें तो पीवी इक्वल टू होता है एनआरटी, ये होता है आइडियल गैस इक्वेशन। क्या होती है? आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, तो क्या कर देंगे?
डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस इसकी जगह भी क्या लिख सकते हो आप, एन आर टी। क्या लिख सकते हो, एन आर टी। अब डेल्टा एच की वैल्यू क्या है यहाँ पर, डेल्टा एच की वैल्यू है सीपी डेल्टा टी, यहाँ पर सीवी डेल्टा टी प्लस एन आर, और चेंज इन टेम्परेचर है तो इसको भी क्या लिख देंगे, डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा टी की फॉर्म में लिख देंगे। उसके बाद में देखो यहां से फॉर्मूला क्या आ जाएगा, इसको इस तरफ ले लो तो सीपी डेल्टा टी माइनस सीवी डेल्टा टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन आर डेल्टा टी। ठीक है, इसमें डेल्टा टी कॉमन आ गया, डेल्टा टी कॉमन आ गया, कॉमन, और कॉमन आने के बाद सीपी माइनस सीवी इधर आ जाएगा एन आर डेल्टा टी। डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल, तो फॉर्मूला क्या आ गया अपने पास, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू एन आर, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू एन आर। एन क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स। अगर नंबर ऑफ मोल्स को कितना मान लिया अपन, 1, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा अपने पास। नंबर ऑफ मोल्स को क्या मान लिए थे, 1 मान लिए थे, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर। इसको लैंग्वेज में बोल सकते हैं अपन कि सीपी माइनस सीवी मतलब डिफरेंस बिटवीन सीपी एंड सीवी, डिफरेंस बिटवीन सीपी एंड सीवी इज ऑलवेज कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे जो आर होता है ना, आर उसको क्या बोलते हैं, गैस कांस्टेंट। आर को क्या बोलते हैं, गैस कांस्टेंट। और इस गैस कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो भी आपको लर्न करनी है, 8.314 जूल केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स, जूल केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स। तो इस तरीके से अपन ने क्या देखा यहाँ पर, सीपी और सीवी में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में अपन ने हीट कैपेसिटी और फॉर्म्स ऑफ हीट कैपेसिटी और जो हीट कैपेसिटी है उसमें सीपी और सीवी का जो रिलेशन है वो देख लिया है। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो डेल्टा ई है, डेल्टा ई है वो एक तरह से क्या होता है, क्यूवी और सीवी। ठीक है, तो अगर अपन इसमें टेम्परेचर के बेसिस पे लेते हैं, इस तरीके से टेम्परेचर के बेसिस पे लेते हैं, तो अपने पास जो फॉर्मूला है ना वो क्या आ जाएगा, डेल्टा ई इक्वल टू सीवी डेल्टा टी और डेल्टा एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीपी डेल्टा टी। कुछ बुक्स में यहाँ पर डेल्टा यू भी लिखा होता है। ठीक है, कुछ बुक्स में यहाँ पे डेल्टा यू भी लिखा होता है, इंटरनल एनर्जी को यू से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और इस तरीके से आप इसको डेरिवेशन को याद रखें, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल जो है वो आते हैं इसके अंदर। ठीक है।